नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और सौभाग्य है मेरा जोधपुर यूनिवर्सिटी थिएटर सेल में मैं बैठा हूँ बीएम व्यास जी के साथ। बीएम व्यास जी को प्रणाम के साथ नमस्कार है। हमारे कई दर्शक आपके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं ये दोहराते हुए कि बीएम व्यास जी का नाम एक ऐसा नाम है जो चाहे पौराणिक संदर्भों से जुड़े हुए वेब सीरीज़ रहे हों या फिर सामाजिक संदर्भों से जुड़े हुए रहे हों, बहुत लंबे समय तक चलने वाले रहे हों, एक लेखक के रूप में आपका नाम है, एक अभिनेता के रूप में आपका नाम है, एनएसडी से आप निकले, तो टेलीविज़न की दुनिया से, फिल्मों से संबंध रखने के साथ साथ जो सीखने सिखाने का एक रस है, उसको उदारता से आप यहाँ पर जोधपुर में उसको शेयर कर रहे हैं। थोड़ी पहचान है अगर चेहरों से, तो उनको मंच पर देखने का एक अलग आकर्षण हो जाता है जी। पूरी विनम्रता से और सहज रूप में यदि मैं कहूँ कि बीएम व्यास जी का जो नाम है, उसकी जो पहचान है, उससे भी यहाँ सीखने वालों में एक अतिरिक्त उत्साह, एक आकर्षण वैसे ही जाग जाता है। बल्कि जोधपुर एक अलग तरह से आंदोलित हो जाता है कि व्यास जी अब इस शहर में इस रूप में सक्रिय हैं। तो यह बड़ी सौभाग्य की बात होते होते आपको इसमें कैसा लगता है जब एकदम मैं सम्मानित शब्द प्रयोग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नौसिखिए शब्द को हटा रहा हूँ, लेकिन एकदम नए नए कोमल कोमल मन वाले, चाहे गृहिणियाँ हैं या क्योंकि थिएटर सेल में वो 6 महीने का कोर्स कराते हैं, कोई भी लोग जो 12वीं पास है वो आके यहाँ पे सीखने के लिए आ जाते हैं। तो आप जो कि दिग्गज कलाकारों के साथ काम किए हुए, उनके साथ उठे बैठे, तो ये भी एक आपको अलग अलग स्तर पर अपने आप को समायोजित करना कितना आसान, कितना मुश्किल, उसका क्या अनुभव आपका? देखिए अशोक जी, 2 तरीके होते हैं सोचने के। एक चीज़ों को इस तरह से सोचा जाए कि वो मुश्किल लगे, एक चीज़ों को इस तरह से सोचा जाए कि वो आसान लगे। मैंने दूसरा वाला रास्ता अपनाया और मैंने यूँ तुलना की कि ईश्वर से बड़ा तो मैं नहीं हूँ, उससे ज़्यादा बड़ा सृजक नहीं हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा सोचने वाला नहीं हूँ। जब उसे झिझक नहीं होती, हर एक दौर के बाद में नए बच्चे पैदा करता है और वो डरता ही नहीं है कि यार पहले जब मैंने वेद व्यास पैदा किया, विवेकानंद पैदा किया, रामानुजम पैदा किया, टॉल्स्टॉय पैदा किया, स्टैनिस्लावस्की पैदा किया, अब ये छोटे छोटे उहाँ करते बच्चे इस दुनिया को कैसे संभालेंगे, उसे डर नहीं लगा। तो मैं क्यों डरूं? क्योंकि ये सारी रचनाएं तो उसी ईश्वर की थी और ईश्वर जानबूझ के अधकचरी रचनाएं बनाता नहीं, वो बड़ा सोच समझ के और अच्छे से अच्छा इंसान बना के भेजता है। ये तो हम ही हैं कि कुछ लोगों को ऐसा वातावरण दे देते हैं कि ईश्वर की सारी माथापच्ची के बावजूद वो कूड़ मगज निकल जाता है। वरना संभावनाएं तो हर व्यक्ति में आइंस्टीन की है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, शंभू मित्रा की है, दिलीप कुमार की है, मनोहर सिंह की है, संभावनाएं तो सब में है। और मैं उन सब के बारे में तो इतना ऐसा माइक्रोस्कोप लेके और दूरबीन लेके उनके बारे में सोचूं, खुद अपने बारे में ऐसा मैं क्या था? आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, यही जोधपुर शहर, इनकी ही वो छोटी छोटी गलियां, हम भी तो यहीं से निकले हैं। सिर्फ इसके साथ कुछ ऐसे सीरियल जुड़ गए जैसे महाराणा प्रताप, जैसे चंद्रगुप्त, जैसे आम्रपाली, जैसे कहानी घर घर की या उम्मीद, तारा। अब क्या हुआ, ये नाम जो है ना, ये नाम है हमारे कपड़े, हमारी केश सज्जा, हमारा साज श्रृंगार। इसे देख के लोग पास आते हैं, बस सुंदरता इतना ही काम कर पाती है। उसके बाद हमारे विचार, फिर हमारे उद्देश्य, फिर हमारे सपने, ये उन्हें बांधते हैं। और बांधने के लिए आवश्यक है कि ये सपने, ये विचार, ये क्या इनके काम आएंगे? अगर ये लाभान्वित होते हैं, ऐसा इनको लगता है, तो साहब जोधपुर क्या, किसी भी शहर में चले जाइए, जैसलमेर चले जाइए, बाड़मेर चले जाइए, कहीं भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सुंदर। जो संभावनाएं सब में देखने वाली आँख है, मुझे लगता है वो भी हमारे लिए एक पूंजी की तरह है या एक एसेट है, यूँ कह दीजिए। वो प्रत्येक मनुष्य पर लागू होने वाली बात है। कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे अब शास्त्रीय संगीत के बारे में हम चर्चा करते हैं तो कई
बड़े बड़े संगीतकार जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े वो कहीं ना कहीं गणित को और संगीत को एक समानांतर रूप से देखते हैं। वो इतना मीटर है या इतनी ताल है या तो एक गणित है, पर एक स्वतः स्फूर्त कुछ एक भाव का की लहर का हिलोर भी है ऐसे। इस बात को अगर हम अभिनय की तरफ लेकर आते हैं, इस बात को लेकर हम यदि लेखन की तरफ लेकर आते हैं, तो मुझे लगता है जो शिल्प है उसकी भी अपनी एक गणित है। तो पहले अभिनय की क्या गणित आपको लगती है, विशेष करके जब आप उसको कम्युनिकेट करने की दृष्टि से देखते हैं, तो शायद आप उसको विभाजित कर पाते होंगे या कहीं आवश्यक लगता होगा, इसके बारे में कुछ यदि बताएं। देखिए, संगीत की जहाँ बात आती है तो देखिए जो सारी रागों का निर्माण हुआ, ये बैजू बावरा और तानसेन के जो उस्ताद थे वृंदावन में अपने कृष्ण के मंदिर में बैठते थे। उन्होंने आरंभ में ये नहीं सोचा कि मैं अपनी ये रचना रूपक में बांधूंगा, ये 3 ताल में बांधूंगा, ये झपताल में बांधूंगा, ऐसा नहीं था। वो तो कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण जब सुबह उठा तो क्या भाव आना चाहिए हृदय में, तो सुबह की रागें बन गई। उसके बाद उनका कलेवा हो रहा है, माता यशोदा उन्हें मना रही है, तो थोड़ा नटखट हो गया मामला, तो रागों में भी नटखटता आ गई। और यूं ही आगे चलते चलते फिर दोपहर हुई, गायों को लेके चारागाह में जाने का वक्त आ गया, वहाँ गोपियाँ आ गई, सांझ ढली और फिर रात हुई और वापस आए और रात में तारे हैं, चांद है, क्षमा कीजिए। तो सारी रागों के निर्माण का आधार यही था। अभिनय में भी मैंने चेष्टा की कि मैं सिर्फ इनको भरत मुनि के नाम से, स्टानिस्लावस्की के नाम से, ब्रेख्ट के नाम से आतंकित ना करूं, हालांकि इनका जिक्र भी करूं, इन्हें बता भी दूं कि कौन कौन सी पुस्तक में ये कितने कितने मिल जाते हैं। ये जानकारी हासिल करना आज के ज़माने में, अशोक जी, आपसे क्या छुपा है। पुस्तकों के अतिरिक्त आज सोशल मीडिया इतना है कि हम सारी सूचनाएं गूगल से, विकिपीडिया से, यूट्यूब से ले सकते हैं। लेकिन एक शिकायत अक्सर रहा करती थी कि अभिनय में रियाज कैसे किया जाए। एक नृत्यांगना अपना रियाज कर लेती है, एक सितार वादक अपना रियाज कर लेता है, एक तबला वादक अपना रियाज कर लेता है, अभिनेता कैसे अपने अभिनय का रियाज करता रहे। तो फिर देखिए, हम तो गुरुओं से ही अपनी प्रेरणा लेते हैं। जैसे वो कृष्ण की भक्ति में डूबकर रागों को देख पा रहे थे, मैं चाहता हूं कि मैं अपने विद्यार्थी, तो मैं नहीं कहूँगा, जो मुझसे थोड़े से जूनियर हैं, जिनके साथ में अभिनय जैसी बातों पे भी बातें कर लेता हूँ, और मैं उनसे यही बताता हूँ कि देखिए, बिना किसी नियम के जाने आप पिताजी से बात करते हैं, आप बहन से बात करते हैं, आप माँ से बात करते हैं, प्रेमिका खुल के ना कहें तो भी किसी न किसी से बात करते हैं, पत्नी से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, दुश्मनों से बात करते हैं। कभी भी क्या आपने पहले स्क्रिप्ट लिखी? कभी भी क्या आपने तय किया कि मैं ये 45 डिग्री के कोण से टेढ़ा खड़ा होके, इतना तिरछा होके आपसे बात करूंगा तो मेरी बात का असर आएगा? सहजता से बातें की, सहजता से हंसे, सहजता से रोए, सब कुछ किया ना आपने। हल्का सा अगर हम सहायता ले लें गीता की, तटस्थ दृष्टा वाली, स्टानिस्लावस्की ने भी कहा है, भरत जी ने भी कहा है, पर इन सब का नाम न लेते हुए मैं ये कहूँ कि हमारे अंदर का जो स्व है वो सिर्फ देखता रहे कि ये, जैसे मेरा स्व ये देखता रहे कि ये बीएम व्यास अभी अशोक जी से बात कर रहा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं फैल रहा है, कहीं अंडर तो नहीं रह रहा है, इसकी दृष्टि बराबर जा तो रही है, ये विषय से भटक तो नहीं रहा है, ये बोलते समय इसका पिच क्या चल रहा है, इसके शब्दों का चुनाव ठीक है कि नहीं, ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये देखता रहेगा तो खुद को ही सुधारता रहेगा और बेहतर तरीके से हम अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे। फिर हम अपने परिवार में अच्छे से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे,
मोहल्ले में हम अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएंगे, कभी कोई इंटरव्यू देंगे तो अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएंगे। अभिनय तो बाई प्रोडक्ट की तरह आपको मिल जाएगा, आपको बताया जाएगा ये आपका रोल है, इसके ये गुण धर्म हैं और ये बोलने की पंक्तियां हैं जिसे संवाद कहा जाता है, जिसे यहाँ से यहाँ चलते हुए इसी देखते हुए बोलना है। कितनी सहायता मिल गई, ये अंदर का स्व जैसे ही जग गया। हम तो उन्हें कह सकते हैं जब जब जिसने जगा लिया तो वो हमसे भी अच्छा करेगा, सबसे अच्छा करेगा, बल्कि तुलना ही खत्म हो जाए, वो खरा और सच्चा लगेगा। क्या बात। तो खरा और सच्चे लगने की बात को लेते हुए मैं पहले जब डॉक्टर हितेंद्र जी से बात कर रहा था थिएटर सेल के संदर्भ में, उनका ऐसा कहना था कि जब आप कक्षा में अपनी बात कह रहे होते हैं तो वो एक तरह की परफॉर्मेंस होती है, उसका अपना एक अलग प्रभाव बनता है और आप सहजता को रेखांकित कर रहे हैं, वो भी सहजता को रेखांकित कर रहे थे। ये दोनों जो हैं उनका अपना महत्व है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जब एक कक्षा में आप अपनी बात कह रहे होते हैं या फॉर दैट मैटर कहीं भी हो, तो उसमें परफॉर्मेंस का एलिमेंट कॉन्शियसली रहेगा तो सहजता रहेगी कि इसके बारे में थोड़ा सा यदि आप बताएं। देखिए, कक्षा की जहाँ मैं बात बताऊँ, कक्षा में मैं अपनी भूमिका निभाते हुए कैसे सहज रह सकता हूँ। तो देखिए, एक तो ये तय हो गया कि ये कक्षा है, दूसरा ये तय हो गया कि मेरी भूमिका क्या है। यानी कुछ लोग हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे सुनकर उन्हें लगता है कि वो कुछ सीखेंगे। मेरी भूमिका क्या है? जो जो सूचनाएं मेरे पास हैं, मैं सूचनाएं इसलिए कहता हूं, किताबें नहीं कहता, नाम नहीं कहता, डिग्रियां नहीं कहता, मैं इन सबको सूचनाएं मानता हूं। मैंने थोड़ा सा इन्हें क्रमबद्ध अपने दिमाग में जमा कर रखा है। तो ये क्रमबद्ध सूचनाएं जो हैं अभिनय को लेकर, निर्देशन को लेकर, लेखन को लेकर, प्रदर्शन को लेकर, ये जो सूचनाएं हैं और इसके साथ जो मेरे अनुभव हैं, अनुभव बिल्कुल अलग है। अनुभव मेरे सफलताओं के, अनुभव मेरे असफलताओं के, अनुभव मेरी हार के, अनुभव मेरी जीत के, इन दोनों को मिलाता हूँ मैं। और सहज यहाँ मैं यूँ हूँ कि मैं छुपाता नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा उनको दिखता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसे ही उनसे बात करता हूँ। दुष्यंत के शब्दों में कहूँ तो मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं इन्हें चमत्कृत कर दूं, आतंकित कर दूं। अब अजाने में अगर ऐसा हो जाता है तो उतनी उतनी वो मेरी अक्षमता है। तो मुझे लगता है जो पूर्व में आपने बात कही स्व के साथ जुड़कर जो भी भूमिका है उसको दर्शकों तक पहुंचाने की, वो एक सूत्र की तरह है, वो सबके ऊपर लागू होती है। जैसे जैसे स्व के साथ अनुनाद होगा तो जो भी भूमिका होगी उसमें आनंद भी अधिक आएगा। और उसको लेते हुए मैं लेखन की बात और जो आपकी वेब सीरीज़ यहाँ के अपने शिक्षार्थी कह दें उनको लेकर आपने रिश्ते उसका शीर्षक है जी। तो ये जो रिश्ते की बुनावट हुई है उसके बारे में थोड़ा बताएं। उसमें आपने पहले कहीं अचेतन में ये रखा कि मेरे पास जो उपकरण के रूप में अभिनेता उपलब्ध हो सकते हैं वो ये लोग हैं, तो वो एक सीमा भी है अपने आप में। पर जैसे आपने कहा कि सब में संभावना है, तो उसमें से असीम को भी आप प्रकट करने की प्रक्रिया में रत रहते हैं। तो थोड़ा रिश्ते के बारे में बताएं, दोनों तरह से बात करें कि इसको कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं। ये जो थिएटर सीख रहे हैं वो जब वेब सीरीज़ करेंगे तो उसका ग्रामर अलग है। वैसे फिर सामान्यतः पहले ऐसे माना जाता था, अभी पता नहीं किस तरह की, वो क्लोजअप का अधिक मीडियम है जो वेब सीरीज इत्यादि हैं। तो अभिनय में मेरे ख्याल से पूरा बॉडी लैंग्वेज अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग में आता है। तो दोनों दृष्टि से ग्रामर थिएटर की और वेब सीरीज़ की, प्लस जो रिश्ते का लेखन है उसमें यहाँ के ऑब्जर्वेशंस का भी कहीं कुछ समावेश रहा होगा। नहीं, ऑब्जर्वेशन
का तो समावेश है ही है। मैं आपको सही बताऊं अशोक जी, शुरू में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। बाहरी आदमी हूं ना, बाहर ज़्यादा रहा, अनुभव मेरे रेडियो के रहे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रहे, जयपुर में जैसे विश्वविद्यालय में नाट्य जो डिपार्टमेंट था उसके रहे, बम्बई में भी वैसे ही रहे। तो जो जिस पीढ़ी से मैं आता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप भी उससे बहुत छोटे तो नहीं हैं, आपको भी पता होगा उस समय क्या था। सही और शुद्ध और साफ बोलना ये बड़ा ज़रूरी माना जाता था। सही साफ शुद्ध बोलो, सही साफ और शुद्ध सोचो। यानी भाषा कुछ ऐसी हो जैसे कि हमारे वक्त समाचार पढ़ने वाले देवकी नंदन पांडे पढ़ा करते थे। तो यही एक अल्टीमेट था। पर अभी बाद के वर्षों में जब मेरी उम्र ऐसी हुई तो मुझे लगा कि ये भी तो नकली है। मेरी पत्नी ऐसे नहीं बोलती, मेरे पिताजी ऐसे नहीं बोलते थे, मेरा सब्जी वाला ऐसा नहीं बोलता, मेरे मोहल्ले में ऐसे कोई नहीं बोलता। तो फिर इसे मैं सहजता के दायरे में कैसे मान लूँ? तो जो ही ये बात मेरे मन में आई तो फिर यहाँ के एक्सेंट को लेके जो एक चिढ़ मेरे मन में थी वो चली गई। अब मुझे लगा कि हाँ, जैसे बनारस के पास रहने वाले लोग और जिस तरह से बोलते हैं और इलाहाबाद के जो लोग हैं वो जैसा जैसा बोलते हैं, और जो पंजाब में हैं अजी वो भी अपनी गलत बताते ही हैं और मोहब्बत वो भी करते हैं। तो जब ये सारे सही, तो एक मेरे जोधपुर ने यार किसकी बछिया चुराई है जो वो गलत हो गया भाई। वो यहाँ पैदा हुआ है, उसका यहाँ का एक्सप्रेशन है। बात यह है ही नहीं कि वो कैसे बोलता है, बात यह है कि वो कैसे जीता है। क्या बात। तो ज्यों ही मैंने ये ध्यान लगाया ना, तो फिर मेरा थोड़ा सा संकुचित जो दायरा था ना वो खुल गया। तो अब मेरे लिए इन सबको प्यार करना आसान हो गया। रही बात, आपने कहा कि वेब की ग्रामर अलग होती है, फिल्म की ग्रामर अलग, नाटक की ग्रामर अलग, समय के हिसाब से होती है। जैसे हम 100 साल के हैं ऐसा कहा गया है, पहले 120 कहा जाता था, अब 100 के बारे में हमको बताया जाता है। फिर धीरे से आके वापस पलट के कान में कहते हैं पर 70-80 तो पकड़ ही लो आप अपने है जी। तो जो खेल है वो तो 70-80 का ही है। यों ही जब हम वेब बनाए तो हम देख लें कि भाई ये जो एक एपिसोड है ये 25 मिनट का है और मान लो 8 एपिसोड मैंने बनाए हैं, तो यानी 200 मिनट की कहानी कहनी है, जिसमें 5 बड़े बड़े हिस्से आएंगे, बदलाव आएंगे, क्रिसेंडो आएंगे जो वन अप जाएंगे। और इस 25 मिनट के अंदर अगर मैं रफली मानूं कि 2 मिनट प्रति सीन, तो ये समझ लीजिए 12-13 सीन होंगे। 12-13 सीन में एक ऐसी कहानी में एक एपिसोड में कहूं जो थोड़ी सी प्यास छोड़ दे आखिर में कि अब क्या होगा, ताकि मैं दूसरे एपिसोड में जा पाऊं। जैसे कि हमारे जीवन में 4 आश्रम बना दिए उम्र के, और हर आश्रम के बाद एक प्यास छूटती है, तो बचपने से निकल के हम पढ़ने वाले हिस्से में आ जाते हैं। पढ़ने वाले हिस्से से गृहस्थाश्रम में कूद पड़ते हैं। गृहस्थाश्रम से फिर थोड़ा सा हमें घर से बाहर निकाल के बिठा दिया जाता है, और फिर बाहर आके पूछा जाता है जंगल कब जाओगे रे। और जंगल भी अगर चले गए तो फिर थोड़े दिनों बाद आके लोग पूछते हैं आप ऊपर जाना भूल गए क्या। तो ऐसे ही समय के संदर्भ में घटनाक्रम को यदि हम पिरो दें, और ये जो मेरे उपलब्ध एक्टर्स हैं इन्हीं के जरिए तो बात कह रहा हूं, इन सबको कम से कम मैं एक एपिसोड में 4 सीन ऐसे दे दूं जहां कॉन्फ्लिक्ट हो, जहां ड्रामा हो, जहां परफॉर्म करने को कुछ मिले, और इन्हें इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो मेरा हर एपिसोड भरा भरा लगेगा। अब ये सब किससे करूं? यही जीवन से, इन्हीं रिश्तों से, इन्हीं सुख दुख से। क्या बात। तो बहुत ही सुंदर ढंग से जब आप बीएम व्यास जी को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि स्पष्टता है, वो एक झरने की
तरह छल छल करती हुई बहती है, आती है। बात जब हम गणित की कर रहे थे, अभिनय के, लेखन के, तो मुझे लगता है जीवन का भी अपना एक गणित है और उसका एक प्रारंभ है, मध्य है और एक उपसंहार है जिसकी तरफ हम लोग हंसते हंसते जाएं, रोते रोते जाएं, वो हमारे ऊपर है। कई बार एक हमारे अंतर्मन में रहता है कि मेरी अगली पीढ़ी कैसे करती है, क्या है। उस दृष्टि से मैं आपकी साथ में इस आनंद को अपने दर्शकों तक इस रिश्ते के रूप में पहुंचाऊं कि सुमित व्यास के रूप में जो एक अभिनेता को प्यार करते हैं दर्शक, उसने आपको देखते देखते अभिनय को जानने का कुछ क्रम बचपन में अचेतन में बनाया होगा, चाहे कॉन्शियसली नहीं भी बनाया हो। तो उसको देखना, उसको अलग अलग भूमिकाओं में देखना, उसकी प्रशंसा सुनना, ये एक अलग अनुभव आपके लिए मुंबई में रहते हुए या यहाँ रहते हुए रहा होगा। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, उसकी यात्रा और आपकी अनुभूति। देखिए, बेटों के लिए अपने बाप के बारे में बोलना मुझे लगता है थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि व्हाट नॉट टू डू अक्सर वो अपने बाप से ही सीखते हैं। बाप जब अपने बेटे के बारे में बोले तो थोड़ा सा संयम यूँ रखना पड़ता है कि खामखा जो व्यक्तिगत कोढ़न है वो निकल के आ जाए और अपने ही बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद करके उसकी बहुत अधिक प्रशंसा वाली फिसलन वाली सड़क पर न चला जाऊं मैं। पर मैं एक दूसरे तरीके से आपको बताता हूं अपने बच्चों के बारे में, चाहे वो मेरे बायोलॉजिकल बच्चे हों या जिन बच्चों के साथ मैं काम करता हूं। मैं सच कहता हूं अशोक जी, मैं इनमें फ़र्क नहीं करता। और एक वियतनाम में बड़े हो ची मिन्ह नेता रहे, किसान थे पेशे से, पर अमेरिका के खिलाफ सारे युद्ध का नेतृत्व उन्होंने किया था। मैंने सुना है कि वो निरक्षर थे पर बहुत गुणी थे। उनकी एक वियतनामी कविता है जिसका मैंने अनुवाद किया है। शायद अपने बच्चों के बारे में मैं कहूँ तो इस कविता का निचोड़ ही मेरा आशय होगा। वो कविता कुछ यूँ है, दोस्त मैं लड़ता रहा, सिर्फ इसलिए लड़ता रहा, कल को मेरी ठठरियों पे खड़ा हो कि मेरा बेटा ये न कह दे मेरा बाप बुजदिल था, कायर था, डर गया, लड़ न सका। दोस्त मैं लड़ता रहा, सिर्फ इसीलिए लड़ता रहा। अशोक जी, मैं नहीं चाहता कि अब तक जीवन जैसा निकला अब मैं उसको पलट तो नहीं सकता ना। देखता हूँ तो मुझे लगता है ये यहाँ थोड़ा यूँ जी लेता तो और अच्छा होता, यहाँ यूँ सोच लेता तो और अच्छा होता। अब नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ना, जैसे 75 तक मैंने अपने आप को एक्स्ट्रा बोनस दे के सोचा है कि ये 70 कह रहे हैं, ये 75 निकाल लूँगा मैं। तो मैंने आपके साथ अभी देखिए पहले भी बात की थी, एक वेब बनाऊँगा इनके साथ, उसके बाद एक फिल्म इन्हीं के साथ बैठ के बनाऊँगा, दूसरी फिल्म इन्हीं के साथ बैठ के ऐसी बनाऊँगा जो धंधा भी करे, कमाए भी, मनोरंजन भी करे, जिसमें मैं अपने कुछ ऐसे मित्रों को बम्बई से लाके इनमें शामिल करूं। और तीसरी फिल्म कॉमर्स के सारे आयाम को भी ढंग से देखे और अभिनय और कहानी वाले तकाज़ों को भी पूरा करे। अशोक जी, बात करते 75 निकल जाएंगे मेरे। मैं ये सोच रहा हूँ मैं अपना आखिर ऐसा कर लूँ कि मेरी पिछले जीवन के सारे पिटे हुए सीन भूल जाएं लोग और आखिर एंड अच्छा हो जाए यार। कई बार होता है ना, नाटक शुरू में चाहे जैसा निकले, पर अगर उसका अंत अच्छा हो जाता है तो निकलते हुए लोग इतना कहते हैं, यार एंड बड़ा अच्छा था यार। देखें, क्या पता मैं ऐसा कर पाऊँ। दुआ कीजिए। तो दुआ के साथ साथ मैं आपसे थोड़ा सा असहमत, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बात में ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपने बहुत छक्के लगाए हैं या आप पिटे नहीं हैं, आप जीते ही हैं। और बल्कि जो संघर्ष की यात्रा के साथ साथ जो एक सुहास है आपके माध्यम से, आपके अलग अलग लेखन के और बहुत शोधपरक ठोस जो कार्यक्रम आए, चाहे महाराणा प्रताप का रहा, अन्य चंद्रगुप्त का रहा इत्यादि में, तो मुझे लगता है बीएम व्यास जी एक लेखक होने के साथ साथ कहीं हमारी संस्कार यात्रा में भी हमें समृद्ध करने की एक ऐसी महती भूमिका आपकी रही है, जिसके लिए मैं पुनः आपको वंदन करते हुए
आपकी सहजता के लिए, विनम्रता के लिए, और कहीं ना कहीं ये जो सपना है आपका सबको साथ यहाँ पे जोधपुर में लेके, वो भी मुझे एक इस रूप में चमत्कृत करने जैसा है। बल्कि मैं विस्मित हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ ऐसा होता है, चाहे उसे आप डिवाइन डिज़ाइन कह दें या कुछ इस तरह के संयोगों का निर्माण होता है कि जो उपसंहार होता है उसमें एक वाह वाह जैसा, एक आहा का भाव आता है। मेरा आपके साथ यहाँ आना, ये भी एक, इसको संयोग कह दें, इसको जो भी नाम दिया जाए, पर मुझे लगता है एक जीवन की सुंदरता का जो प्रवाह है उसको आपने न केवल उसको आत्मसात किया है, बल्कि उसको प्रकट भी करके और सबको भी आनंदित किया है, संस्कारित समृद्ध भी किया है। तो मैं पुनः पुनः बीएम व्यास जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आपने इतनी निश्चलता से और एकदम पारदर्शिता से अपनी बात हम तक पहुंचाई, आपका आभार। वेब सीरीज रिश्ते आएगी, हम सब उसको सराहने और अन्य जो प्रकल्प हैं उनकी भी प्रतीक्षा करेंगे। जोधपुर के थिएटर सेल में बीएम व्यास जी के साथ मैं अशोक व्यास आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।